अमित शाह के लिए आई बुरी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। एनडीए के दो सहयोगी अब खुलकर नाराज बताए जा रहे हैं और दावा है कि कुछ नेता राहुल गांधी के संपर्क में भी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के अपने ही सहयोगियों के रुख पर सवाल खड़े होने लगे हैं? क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी को अपने ही सहयोगियों से बड़ा झटका मिलने वाला है? और क्या राहुल गांधी की रणनीति अब बीजेपी के गठबंधन में सेंध लगाने लगी है? दोस्तों, 11 और 12 अगस्त की रात के बाद जिस तरह की राजनीति हलचल सामने आई है, उसने दिल्ली से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ विपक्ष के विरोध तक का नहीं है, बल्कि अब नजर सब इस बात पर है कि एनडीए के अंदर कौन किसके साथ खड़ा है। अमित शाह के सामने आखिर कौन सी नई चुनौती खड़ी हो गई है? बीजेपी के वो दो सहयोगी कौन हैं जिनके रुख से राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी गई है? और क्या राहुल गांधी के साथ पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, 12 अगस्त की सुबह भारतीय राजनीति में कई ऐसे सवाल लेकर आए जिनका जवाब आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। सवाल सिर्फ संसद के हंगामे का नहीं है, सवाल अब सहयोगी दलों की नाराजगी, विपक्ष की बढ़ती सक्रियता और सत्ता पक्ष पर उठ रहे लगातार सवालों का है। क्या बीजेपी के दो सहयोगी भी अब उसके फैसलों से असहमत नजर आ रहे हैं? क्या अंदर खाने विपक्ष और एनडीए के कुछ नेताओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन तमाम घटनाक्रमों का असर सीधे अमित शाह और मोदी सरकार की राष्ट्रीय रणनीति पर पड़ सकता है? दोस्तों, 11 और 12 अगस्त के बीच की घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। संसद के अंदर लगातार टकराव दिखाई दे रहा है और संसद के बाहर भी विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉनसून सत्र अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और कई बड़े मुद्दे अभी भी चर्चा के केंद्र में हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के लिए सहयोगियों को लेकर सवाल उठने लगे? क्या सच में कुछ सहयोगी दलों का रुख बदल रहा है? और क्या अमित शाह के सामने अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने गठबंधन को साथ रखने की भी चुनौती खड़ी हो गई है? आइए पूरी रिपोर्ट को क्रमवार से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में संसद के भीतर और बाहर जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उसने साफ कर दिया है कि सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब काफी तीखा हो चुका है। राहुल गांधी और विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ बीजेपी भी विपक्ष के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और राजनीतिक जवाबी हमला कर रही है। लेकिन असली चर्चा उस वक्त शुरू होती है जब सवाल सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार का नहीं रहता, बल्कि एनडीए के अंदर की राजनीतिक स्थिति पर भी उठने लग जाते हैं। देखिए, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि क्या बीजेपी के कुछ सहयोगी दल सरकार की कुछ नीतियों और फैसलों को लेकर पूरी तरह संतुष्ट है भी या नहीं है। और इसी बीच विपक्ष अपनी रणनीति को और आक्रामक करता दिखाई दे रहा है। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच कुछ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। कई वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्षी नेताओं की भाषा और बीजेपी के खिलाफ उनके हमले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रह चुकी है। संसद के बाहर प्रदर्शन, अलग अलग संगठनों की गतिविधियां और सरकार के खिलाफ उठती आवाजों ने भी इस समय चर्चा बटोर ली है। और यही वजह है कि बीजेपी के सामने अब दोहरी चुनौती दिखाई दे रही है। एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ जनता और विभिन्न संगठनों से जुड़े मुद्दे। अब सवाल आता है अमित शाह पर। क्या अमित शाह केंद्र सरकार में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऐसे में जब सरकार के सामने लगातार राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो विपक्ष सीधे तौर पर गृह मंत्री और सरकार के शीर्ष नेतृत्व से जवाब मांगता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कई गंभीर मुद्दों पर सीधे जवाब देने से बच रही है। वहीं सत्ता पक्ष का अपना पक्ष है और वो विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने का आरोप भी लगा रहा है। यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील
मिले हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के बीच इस पूरे टकराव का संदेश क्या जा रहा है। इसी बीच एक और मुद्दा चर्चा में आ चुका है, जो है डिजिटल भुगतान और छोटे कारोबारियों से जुड़े प्रस्तावित या पारित प्रावधानों को लेकर विपक्षी की आपत्ति। आम आदमी पार्टी के से संजय सिंह ने इसी को लेकर सदन में चर्चा की और उनका कहना है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी ने देश की जनता को महंगाई में झोंकने का कदम उठा लिया है। यूपीआई से होने वाले भुगतान पर मोदी सरकार व्यापारियों से टैक्स लेगी और व्यापारी जनता से टैक्स लेंगे। ये कैसा डिजिटल इंडिया है? ये तो लौट कर बुद्धू घर को आए बिल हो जाता है। अब आप ये वीडियो देख लीजिए। पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो विपक्षी नेताओं का तर्क है कि अगर छोटे दुकानदार, रेडी पटरी वाले, ऑटो चालक, चाय विक्रेता और दूसरे छोटे कारोबारी डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल से अतिरिक्त आर्थिक बोझ में आते हैं तो इसका असर आखिरकार आम ग्राहक पर भी पड़ सकता है। राजनीति में कई बार मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस मुद्दे को जनता के सामने किस तरह पेश किया जाता है। यही कारण है कि विपक्ष इस मामले को आम आदमी, छोटे दुकानदार और महंगाई से जोड़कर सरकार पर हमला कर रहा है। अब हम बात करते हैं बीजेपी के सहयोगी पार्टियों की। एनडीए एक बड़ा गठबंधन है और इसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां वाली पार्टियां शामिल होती है। इसीलिए हर मुद्दे पर सभी सहयोगी एक जैसी राय रखे ये जरूरी नहीं है। अगर किसी सहयोगी दल को किसी नीति पर आपत्ति होती है तो वो राजनीतिक रूप से अपनी बात रख सकता है, लेकिन असली सवाल तब पैदा होता है जब मतभेद लगातार बढ़ते जाए। इसी वजह से विपक्ष की नजर अब सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी पर भी है। देखिए, क्या विपक्ष सहयोगी दलों से संपर्क साध रहा है? क्या कुछ नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत चल रही है? क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बन सकता है? लेकिन राजनीतिक माहौल को देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को लेकर भी विवाद सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर दोनों से जुड़े बयानों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है और एक बार फिर यह सवाल उठा कि नेताओं तथा सार्वजनिक हस्तियों को राजनीतिक विरोध के दौरान भाषा की मर्यादा किस हद तक बनाए रखनी चाहिए। यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे बयान अक्सर मूल राजनीतिक मुद्दे से ध्यान हटाकर एक नई बहस को जन्म दे देता है। अब हम लौटते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब असली परीक्षा सरकार की है कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देकर इस पूरे विवाद को शांत कर पाएगी? क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ लेकर चलने में सफल होगी? क्या एनडीए के अंदर उठने वाले संभावित नाराजगी को समय रहते दूर किया जाएगा? और क्या संसद के अंतिम चरण में सरकार कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगी जिससे राजनीतिक माहौल बदल सके? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि 12 अगस्त का दिन सिर्फ संसद के हंगामे की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है। ये दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि अब हर राजनीतिक बयान, हर सहयोगी दल का रुख और सरकार का हर अगला फैसला बेहद बारीकी से देखा जाएगा। विपक्ष अपनी रणनीति तेज कर चुका है, बीजेपी अपने बचाव और जवाबी हमले में जुटी है और एनडीए के सहयोगियों की भूमिका पर भी नजरें सबकी टिकी हुई है। तो दोस्तों, अब सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के सहयोगी दलों का
रुख और सख्त हो सकता है? क्या सरकार को संसद में विपक्ष के सवालों का सीधे जवाब देना चाहिए? और क्या अमित शाह को इन तमाम आरोपों पर संसद में अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।